हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर भी यही था जो टॉपिक हमने बोर्ड पर लिखा है। इसके कुछ पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कल देख लिया था। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, पावर्स एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो इसमें हमने कार्यपालकीय एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखा था। विधायी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। वीटो पावर, वीटो पावर को भी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम इसके आगे देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं या दी गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉप हेडिंग है, विधायी शक्ति में ही एक पॉइंट जो छूटा हुआ था, राज्यों के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, क्या पावर्स है। ठीक है, राज्यों के विधेयक पर, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राज्यों के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां कब, किस आर्टिकल के तहत दी गई है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल के तहत, अंडर विच आर्टिकल 50। हाँ बताइए। आई थिंक आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। आर्टिकल 200 में क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 200 में प्रोविजन है कि राज्यपाल, स्टेट का जो राज्यपाल होगा, अगर उसे ऐसा लगता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, ठीक है, राज्य की विधानसभा द्वारा जो विधेयक पास किया गया, बिल पास किया गया है, ठीक है, इसे राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है या अनिवार्य है। ठीक है, अगर ऐसा उसको लगता है, उसके 100 विवेक पर है, ठीक है, तो गवर्नर के 100 विवेक पर है ये बात। अगर गवर्नर को लगता है, स्टेट के गवर्नर को लगता है कि बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखा जाए, तो वो क्या करेगा? आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को ये पावर्स दी गई हैं। तो जब राज्यपाल बिल को सुरक्षित रख लेगा और उसे राष्ट्रपति के पास सेंड करता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। ओके, उसे वापस गवर्नर को बोल सकता है कि राज्य विधानसभा को क्या करे, वापस लौटा दे। इवन गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वह वित्त विधेयक को भी, ठीक है, फाइनेंस बिल को भी राष्ट्रपति की अनुमति के सुरक्षित रख सकता है। इस केस में क्या होगा? अगर जब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अनुमति दे देता है तो ठीक है, बिल पास हो जाएगा। अनुमति नहीं देता है तो वो क्या होगा? बिल जो है, वित्त विधेयक बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ये आर्टिकल 200 के तहत ये प्रोविजंस किया गया है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत किसी भी बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 201, वही जो बात हमने की है कि ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है, कि इस पर
बिल पर राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी अनुमति दे सकता है, जो संबंध में देखा है, और अनुमति नहीं भी दे सकता है, या राज्यपाल को क्या कहेगा कि बिल को राज्य विधानसभा को क्या कर दिया जाए? वापस कर दिया जाए। और ऐसे केस में अगर वापस कर दिया जाता है, पुनः दोबारा राज्य विधानसभा द्वारा पास करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या राष्ट्रपति उस पर बाध्य है? राष्ट्रपति बाध्य है अनुमति देने के लिए? नहीं है। स्टेट के केस में नहीं है, संघ के केस में, संसद के केस में वो बाध्य है, अगर पुनः पास करके भेजा जाता है तो। स्टेट के बिल के लिए वो बाध्य नहीं है, वो अपने पास रोक कर रख सकता है। ओके, तो हमने देखा कि राज्यों के विधेयक पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स हैं। ओके, और राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करने को कह सकता है राज्यपाल को। कोई संघ से रिलेटेड कोई विषय है, जो यूनियन से रिलेटेड विषय पर जो सूची दी गई है, उस पर कोई विषय है स्टेट में, ठीक है, और उसको सुरक्षित रखा गया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए रखा है। ठीक है, मान लीजिए स्टेट कोई बिल लेके आती है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो है, जिस सब्जेक्ट पर लेकर बिल आई है स्टेट, वो क्या है? संघ से रिलेटेड है, यूनियन के सब्जेक्ट से, संघ के विषय से संबंधित है, और ये बात राज्यपाल को पता है, उसने सुरक्षित रख लिया बिल को, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे केस में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश दे सकता है कि इस विषय पर अध्यादेश जारी कर दो, या गवर्नर को अध्यादेश जारी करने के लिए कह सकता है, और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यों के विधेयक पर हमने देखा आर्टिकल 200 और 201 के अंडर राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स थी। नेक्स्ट हम उस राष्ट्रपति के पावर्स देखते हैं। ठीक है, क्या हल्ला करते रहते हैं सब। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा जो पावर्स है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, वो क्या है? वित्तीय, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर्स में क्या क्या आएंगे? वित्तीय में आर्टिकल 110 नहीं, वो वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं आप। हमने कहा कि पावर्स जो है उसके फाइनेंशियल, जैसे कि कार्यपालकीय शक्ति, विधायी शक्ति, उस तरह वित्तीय शक्ति भी है। तो वित्तीय शक्ति में क्या है? मनी बिल। हाँ, आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल। ठीक है, मनी बिल जब भी संसद में पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। मनी बिल को किस हाउस में पेश करते हैं? लोकसभा। ओनली, अगर वह मनी बिल है तो ओनली इन लोकसभा। ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल पावर्स क्या है उसके पास? आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया। इसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसको संसद के पटल पर रखवाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये उसका कार्य है, शक्ति है। ठीक है, इसको आप बजट कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर्स क्या है? कोई बहुत कोई अदृश्य विषय है, अनुदान।
अनुदान देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अनुदान जो ग्रांट करेगा वो राष्ट्रपति करता है। किसी सब्जेक्ट पर कोई विषय है जिस पे अनुदान की आवश्यकता है तो उसको ग्रांट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ओके, ये 3 हो गए हमारे फाइनेंशियल। फोर्थ, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? केंद्र व राज्यों के मध्य जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है साल में, उस केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो और लास्ट वन उसका फाइनेंशियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट का? आकस्मिक निधि में, ठीक है, आकस्मिक निधि में से कोई स्पेंड करना हो, ठीक है, किसी सब्जेक्ट पर कोई विषय है आकस्मिक निधि से रिलेटेड, उस पर खर्च करना, तो आकस्मिक निधि से भी ग्रांट कौन देता है? ये निधि जो होती है आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंडर में होती है। लोक लेखा फंड और आकस्मिक निधि दोनों किसके अंडर में होती है? प्रेसिडेंट के। तो इस पर जो ग्रांट देता है और प्रेसिडेंट द्वारा ही दिया जाता है। ओके, तो हमने देखा ये फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट जो पावर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, कौन सी बच गई? मिलिट्री पावर। अभी तो मिलिट्री है, डिप्लोमेटिक है, जुडिशरी है, आपात है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पावर है मिलिट्री, सैन्य पावर। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जो संघ के रक्षा बल हैं, डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उनकी जो सर्वोच्च समादेश कमांड, सुप्रीम कमांड की जो पावर होती है वह किसके में इम्प्लिसिट होती है, मतलब निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस लिहाज से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 चीजें कर सकता है रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस। फर्स्ट, अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध की घोषणा, युद्ध कौन करेगा? डिफेंस ही करेंगे ना, देश की तरफ से, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। युद्ध की घोषणा करने का राइट्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। हालांकि ये कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सिफारिश पर ही होती है। जितने भी कार्य हैं राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, इसकी सिफारिश पर होते हैं, कैबिनेट की वो सिफारिश है। ठीक है, और युद्ध की घोषणा और शांति की बहाली, मान लीजिए, ठीक है, शांति की बहाली, युद्ध चल रहा, फिर युद्ध समाप्त हो गया, फिर शांति की बहाली भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मिलिट्री पावर्स में उसकी। सेकंड जो है नियोजित करने का अधिकार, डिफेंस में नियोजित करने का अधिकार भी किसके पास है? इसी के नाम पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही नियोजन किया जाता है, एम्प्लॉयड किया जाता है डिफेंस में, भर्ती होती है ना सारी। तो जो नियोजित करने का जो पावर्स है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये 2 मेन पावर्स मिलिट्री से रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स मीन राजनयिक या कूटनीतिक कह सकते हैं। पावर्स जो है, शक्तियां जो हैं, ठीक है, इसके तहत वही सारी बातें हैं। विदेश नीति का निर्धारण करना, विदेश नीति का संचालन करना, फॉरेन पॉलिसी। हालांकि सब गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। निर्धारण और संचालन
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का के द्वारा किया जाता है। ये पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और एक पॉइंट हमने देखा था कि उच्चायुक्त और एम्बेसडर जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और कहीं भी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है तो इंटरनेशनल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? करने का काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। किसी देश के साथ संधि करनी है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, लेकिन ये नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने देखे, ये जो कार्य हैं, वर्क्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स के अधीन, ठीक है, आती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई। डिप्लोमेटिक पावर्स भारत की विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 51, ठीक है। डीपीएसपी में जो हमने पढ़ा था विदेश नीति से, ये उससे मेल खाता हुआ है, ठीक है। ये हो गया डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या प्रेसिडेंट का जो पावर्स है कौन सा है? न्यायिक या क्षमादान करने की, ठीक है। जुडिशियरी पावर्स, न्यायिक कर सकते हैं या क्षमा दान देने की शक्ति। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, सही बात है। किसी भी मैटर में, किसी भी अपराध में, मृत्यु तक, इवन यहाँ मृत्यु तक किसी को मृत्यु दिया गया हो तो भी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको क्षमादान दे सकता है, छूट दे सकता है, चाहे वह सेना न्यायालय क्यों ना हो। सेना न्यायालय ने भी दंड जो दिया हो, सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल है, चाहे उसने भी मृत्यु का ये दंडादेश क्यों ना दिया हो, सबको क्या है, सभी केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्षमादान कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, ओके। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे क्षमादान करने की शक्ति में संघीय विषय से जितने संबंधित सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उससे संबंधित जितने भी अपराध हैं उन्हें क्षमादान करने की शक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। और स्टेट से संबंधित जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो अपराध करता है व्यक्ति, उन्हें राज्यपाल द्वारा किया जाता है। हालांकि राज्यपाल को जो मृत्यु का दंडादेश है, राज्यपाल गवर्नर उसे नहीं बदल सकता, ठीक है। इस मैटर में कोई पावर्स नहीं है स्टेट गवर्नर को, ओके। तो जो टर्म्स है जुडिशरी पावर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 5 वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। क्षमा मीन्स पार्डन बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। लघुकरण मीन्स कम्यूटेशन, परिहार मीन्स रिमिशन, विराम मीन्स रिस्पाइट और प्रविलंबन मीन्स रिप्रीव, ठीक है। ये 5 वर्ड जो हैं, देखते हैं हम कि जो जुडिशरी पावर के तहत कैसे राष्ट्रपति जो व्यक्ति है विभिन्न अपराध किए हुए हैं विभिन्न केसेस में, किस किस में क्षमा और किस किस में लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन का केस हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जुडिशियरी पावर्स, देखिए इसमें जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट पार्डन मतलब क्षमा दान,
इसके तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसे क्षमा कर देना चाहिए, तो ज़्यादा कोई भयंकर केस नहीं है, ठीक है, तो उसको जैसे शारीरिक रूप से वो बंदी होगा जेल में, ठीक है, न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया गया होगा, ठीक, तो उसे क्या किया जाएगा, पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा। पूर्णतः मुक्त मतलब जेल से बाहर वापस अपने फैमिली में वो चला जाएगा, ठीक है, पूर्णतः मुक्त कर दिया गया उसको। राष्ट्रपति ने क्या किया, पूर्णतः उसको क्षमा कर दिया, क्षमा दान दे दिया, ठीक है। तो पढ़ने के तहत ये है कि जेल से बाहर छुट्टी उसकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लघुकरण। लघु का अर्थ ही होता है क्या, छोटा करना, ठीक है, लघुकरण, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, ठीक है। लघुकरण मतलब छोटा करना। कोई दंड है, जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला, डेथ, टिल द डेथ, जज साहब कहते हैं, तो इससे छोटा क्या हो सकता है सब, ये तो मैक्सिमम दंड हो गया ना। आदमी जब मर ही जाएगा तो उसके बाद क्या दंड देंगे आप, कोई दंड नहीं दे सकते। तो जब डेथ हो जाए, डेथ का सजा दी गई है, डेथ, ठीक है, तो इससे छोटा सजा क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कम करके कठोर कारावास में इसको मान लीजिए बदल दिया जाता है। कठोर कारावास का मतलब होता है कि परिश्रम करते हुए, जब पुरानी फिल्मों में दिखाए पत्थर तोड़ते हुए, उस टाइप से। हालांकि कठोर परिश्रम में बहुत सारे काम होते हैं, जेल के, ऑफिस के, पुलिस विभाग के सारे फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें लगा दिया जाए। पत्थर तोड़ना तो अलग मैटर है, फिल्मों वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पत्थर अंग्रेज तोड़वाते थे जब रेलवे ट्रैक बिछवाते थे, तो कैदियों का यूज करते थे, ठीक है, सड़कें बनाते थे। नेक्स्ट, उसी कॉन्सेप्ट को आज बॉलीवुड में भी दिखाया जाता था। नेक्स्ट हमारा परिहार। मिशन। परिहार मतलब कि दंड का स्वरूप नहीं बदला जा रहा है। मान लीजिए, ठीक है, दंड का स्वरूप नहीं बदला जा रहा है, बस अवधि कम कर दी जा रही है। दंड का जो स्वरूप है वो बदलेगा नहीं, सिर्फ अवधि क्या की जाएगी, कम कर दी जाएगी। जैसे किसी को 10 साल की कठोर कारावास हुई है, 10 years कठोर कारावास, तो दंड का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, कठोर कारावास ही रहेगा, इसको कम कर दिया जाएगा, ईयर्स को। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, चलो थोड़ी छूट दे दी जाती है तुमको, 5 साल जेल में रहोगे और कठोर, लेकिन कठोर कारावास ही रहेगा, शारीरिक परिश्रम करते ही, ठीक है। दंड का स्वरूप नहीं बदला गया। स्वरूप बदलने का मतलब क्या किया जाता है, जो हमने ऊपर देखा, मृत्युदंड में, डेथ में कम करके कठोर कारावास कर दिया गया था, ठीक है। हमने 3 हो गए, 3 वर्ड्स। फोर्थ क्या है, रेस्पाइट, विराम। विराम मतलब रोक लगा देना, और ये उस दंड में होता है कि जो मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति में होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, विकलांग है, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी विकलांग है, उसको कोई सजा हुई है, तो उस विशेष परिस्थिति में उसमें क्या कहते हैं, विराम लगा देता है, रेस्पाइट कर देता है। कोई महिला है, ठीक है, गर्भ धारण कर रही है लेकिन जेल में है, तो भी उसके जो दंड है उस पर क्या किया जाएगा, रेस्पाइट लगा दिया जाएगा, विराम लगा दिया जाएगा, ओके। उसको कोई सजा मिली होगी तो सजा नहीं दी जाएगी, हालांकि वो जेल में ही रहेगा। पूर्णतः मुक्ति सिर्फ पार्डन में है, जेल से बाहर, बाकी चारों में नहीं है, ठीक है।
जेल में ही रहेगी लेकिन वो आराम से रहेगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी विकलांग को भी, गर्भवती महिला को भी। ठीक है। फिफ्थ, प्रविलंबन। प्रविलंबन तो देर करना थोड़ा। ठीक है। प्रविलंबन क्या स्पेलिंग होती है प्रविलंबन की? रिप्रीव ना। प्रविलंबन, प्रविलंबन क्या है कि थोड़ी देर की जाती है सजा में देने में, ताकि वह व्यक्ति जो है क्षमा याचना करना चाहता है राष्ट्रपति के पास, तो उसको क्या कर सके, क्षमा याचना के लिए अपना केस राष्ट्रपति के पास फाइल कर सके। ठीक है। किसी को मृत्युदंड हुआ तो मृत्युदंड नहीं दी जाती, थोड़ा सा समय दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। ताकि वह अपनी क्षमा याचना राष्ट्रपति के सम्मुख क्या कर सके। ओके। टाइम बॉन्डेड है, ये टाइम दे दिया जाता है उसको। तो हमने जुडिशरी पावर्स के तहत देखा और उसमें देखा कि क्या वर्ड्स यूज हुए हैं, टर्म्स जो यूज हुए हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार, विराम, क्षमादान। ओके। तो नेक्स्ट हमारा या राष्ट्रपति के जो पावर्स है वो कौन से बच गए अब? न्यायिक दंडनीय, आपातकालीन और कुछ वेरियस टाइप्स के पावर्स हैं, विविध हैं। तो इमरजेंसी पावर, हाँ, इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। आपातकालीन शक्तियां जो रखी गई हैं, पावर्स जो दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो 3 आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल में दिया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है नेशनल ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। ये कब लगाया जाएगा? ठीक है, अभी बात करेंगे हम इस पर। नेशनल इमरजेंसी। सेकंड है स्टेट, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में आपात, इसको आप नाम दे सकते हैं राज्यों में। ये राज्यों में आपात की बात कर रहा है। ठीक है। थर्ड, वित्तीय आपात, जो पहले आप बोल रहे थे, वित्तीय शक्तियों में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के तहत है? 352। राज्यों में 356। ये आपात की बात कर रहा है, लेकिन 365 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रीय शासन लगाना हो, और वो तब लगता है 365। यहाँ तो संवैधानिक तंत्र फेल होने पर लगता है ना राष्ट्रीय आपात, स्टेट्स में संविधान के तंत्र के अनुसार काम नहीं करते हैं। यहाँ केंद्र के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। सेंटर ने कोई निर्देश दिया, स्टेट ने नहीं माना, ठीक है, कोई डायरेक्शन दिया केंद्र ने, नहीं माना, तब प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर दिया जाएगा किस पर? स्टेट पर। ये बस थोड़ा सा, ये हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों आर्टिकल में। देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जब युद्ध हो रहा हो। राष्ट्रीय आपात कब आएगा? कोई नेशनल डिजास्टर टाइप बड़ा आ जाए। इसमें 3 ही वर्ड यूज किए गए हैं, हालांकि युद्ध हो रहा, युद्ध की स्थिति हो, या युद्ध हो रहा हो, युद्ध शुरू हो गया हो, ठीक है, अचानक पाकिस्तान ने इंडिया पर क्या किया? हमला कर दिया, युद्ध शुरू हो गया। बाह्य आक्रमण का खतरा हो, ऐसा लग रहा हो कि अब नहीं, तब कभी भी आक्रमण बाहर से हो सकता है। तो इस बेस पर राष्ट्रीय आपात
की घोषणा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा ऑन द, किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल ही है, हर जगह मंत्रिमंडल है। इसको कीप इन योर माइंड कि हम बात तो कर रहे हैं राष्ट्रपति कार्य और शक्तियों की, लेकिन वो सारी की सारी क्या है? मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में, मोदी जी की। ठीक है। और जो तीसरा वर्ड इसमें यूज किया गया है, सशस्त्र विद्रोह, विथ आर्म्स ना। अगर आप कोई विद्रोह करता है देश में, किसी जगह पर, किसी स्टेट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में लगभग सशस्त्र विद्रोह होते रहते थे, हालांकि उनको मेन स्ट्रीम में हमारे गृह मंत्री जी ले आए हैं, समर्पण कराए हैं। ठीक है। तो 3 वर्ष जो हैं, इनके आधार पर राष्ट्रीय आपात इम्पोज किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, रिकमेंडेड बाय इंडियन कैबिनेट। ठीक है। तो हालांकि ये वर्ड जो है सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, इसकी जगह क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, अशांति। इसी आधार पर 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है। जब नेता लोग, सभी लोग उनके अगेंस्ट बात कर रहे थे, रैली कर रहे थे। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 77 में, 77-78, उसने इस शब्द को क्या किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में प्रतिस्थापित कर दिया इस वर्ड द्वारा। अगर कोई सशस्त्र विद्रोह करते हैं तो इस तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। ठीक है। इमरजेंसी इम्पोज की जाएगी, नहीं तो इस शब्द पर नहीं। पहले तो इंदिरा गांधी ने इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर ही इमरजेंसी इम्पोज की थी। ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स जो है, युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? इमरजेंसी इम्पोज करेगा। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, राज्यों में आपात। अभी जैसे हमने बोला था, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात इसका मतलब क्या होगा? जो संविधान में जो व्यवस्था की गई है स्टेट्स के लिए, उसके अनुसार ये क्या वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कोई बिल पास किए, राज्यपाल को नहीं भेजे कि हम ही सुप्रीम पावर है, जबकि ये क्या है? प्रोविजंस है ना, राज्यपाल के पास जाके एक्ट बनते हैं वो। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, कानून व्यवस्था से नहीं है। ठीक है। माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है बहुसंख्यक द्वारा, मान लीजिए, और स्टेट उसमें क्या कर रही है? हस्तक्षेप कर रही है। ऐसा कि सबको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता दी गई है, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर। तो ये संवैधानिक तंत्र के आधार पर क्या राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया जाएगा? इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब देश में पैसे की कमी हो जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, जैसे 1991 में हुआ था। हालांकि क्या वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया आज तक एक बार भी ये। ठीक है। एक बार भी वित्तीय आपात देश में नहीं लगाया गया। बाकी इन दोनों के तहत राष्ट्रीय आपात और राज्यों में आपात इम्पोज किया जा चुका है। ठीक है। वित्तीय आपात के तहत किसी की भी सैलरी, सरकारी जो व्यक्ति हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जज, चीफ जस्टिस, किसी के भी वेतन भत्ते में कटौती प्रेसिडेंट द्वारा की जा सकती है, कोई भी हो। ठीक है। स्टेट से लेकर सेंटर तक। तो हमने इमरजेंसी पावर देखा और इसमें 3 प्रोविजंस देखे आर्टिकल, अंडर 3 आर्टिकल 352, 356 और 360। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट बच गया है राष्ट्रपति के पावर से रिलेटेड। हालांकि ये बुक्स में दिए नहीं हैं लास्ट वाला, ये तो विविध मान लिया गया है, कुछ टीचर लिखवा देते हैं विविध पावर्स।
मेरे जैसे वेरियस पावर्स, इसको जोड़ा जाए तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में भी आ जाएगा, रखा जा सकता है, लेकिन इसको अलग से देखते हैं। अलग से जैसे कि राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति है, कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर अपनी राय देने के लिए वो राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से क्या कह सकता है, ठीक है। संघ और केंद्र में और संसद के सचिवालय से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके सेवा शर्तों से रिलेटेड नियम कानून राष्ट्रपति बना सकता है, ओके। जो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड प्रशासक हैं उससे रिलेटेड कोई भी कानून बनाना वो बना सकता है। और अंडमान और निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लद्दाख, ठीक है, इनमें जो अंतिम विनियम बनाने की जो पावर्स है या विधायी पावर्स है वह किसमें इम्प्लिसिट है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। अंतिम विधायी शक्ति उस इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। हालांकि वो पुदुचेरी के संबंध में भी अंतिम विधायी शक्ति रखता है, लेकिन तब जब वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या हो गई हो, डिसॉल्व हो, विघटित हो गई हो, ना हो, वर्क ना कर रही हो, ठीक है, सत्र में, ठीक है, तब वह पुदुचेरी के संबंध में क्या कर सकता है, तो अंतिम विधायी शक्ति उसके पास होती है, विनियम बना सकता है, ओके। और क्या वेरियस पॉइंट्स हैं, और कुछ बच रहा है? वेरियस पॉइंट्स में वो राज्य के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल का था, जिसको हमने उसमें विधायी राज्यों से में ही डिस्कस कर लिया था, वो भी पॉइंट इसमें ही रखा गया था, ठीक है। तो ये कुछ वेरियस पॉइंट्स थे, वेरियस पावर्स थे राष्ट्रपति के, जिसको हमने देख लिया। हमने लगभग राष्ट्रपति की जो कार्य और शक्तियाँ, पावर्स एंड वर्क्स ऑफ प्रेसिडेंट का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। कुछ छूटे होंगे तो बाद में देख लिया जाएगा आगे टॉपिक्स में, जैसे आपातकालीन शक्ति संसद में, और ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, ओके। थैंक यू, नमस्कार।